हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और हम लोग पिछले टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ, बहुत तरह के टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उस रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप लोग 10-10, 12-12 क्वेश्चन का अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बना के भेज दूंगा, अलग से प्लेलिस्ट उसको बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो देखते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और मैंने साइड में लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यों इसको मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्यों है, समझ लेते हैं इस चीज को कि क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक हुआ, इसी में डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। न्यूमेरिकल इससे जुड़ा है कि दो कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो ये आगे की चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाते हैं और उसके बाद जब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे कई तरह के सर्किट आते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है, आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे, रेजिस्टेंस के बारे में क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ओम्स लॉ वहां पे रेजिस्टेंस आया था और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको और अच्छे से। और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं और अब हम लोग का कैपेसिटेंस पढ़ने जा रहे हैं और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा इंडक्टेंस, यानी कि कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। वहां पे जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां से हमारा एक बनता है एलसीआर सर्किट। क्या बनता है? एलसीआर सर्किट। बहुत तरह के सर्किट बनते हैं, एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट, ठीक है। और एलसी ऑसिलेशन एक टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एलसी ऑसिलेशन करके। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है कैपेसिटेंस वहां के लिए भी, यहाँ पे तो पढ़ना ही है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर से आने वाले हैं इससे रिलेटेड। लेकिन जब हम लोग आगे के चैप्टर्स अल्टरनेटिंग करेंट या हम लोग जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे, तो वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसीलिए टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या। तो सबसे पहली चीज मान लेते हैं कि कोई भी ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। कंडक्टर ये कैसा है? आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है अभी आप लोगों को कि आप लोग कैपेसिटर जानते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का नाम सुने होंगे, तो दोनों अलग है। अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? केवल हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अभी केवल कैपेसिटेंस बता रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आपने कि कैपेसिटर है, इसी का एक पार्ट है, इसी से बनेगा वो, लेकिन वो थोड़ा अलग है, इससे डिफरेंट है अभी, ठीक है। तो हम लोग अभी केवल कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिए हैं। आइसोलेटेड का क्या मतलब है? आइसोलेटेड एटम पढ़े होंगे आप लोग, ऑक्सीजन का आइसोलेटेड एटम मतलब सिंगल बॉन्डेड नहीं है, सेम वही चीज है। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब है कि ये जो है किसी दूसरे कंडक्टर से म्यूचुअल इंटरेक्शन में नहीं है, मतलब इसके आसपास में कोई दूसरा कंडक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब किसी दूसरे के फोर्स या किसी दूसरे से म्यूचुअल इंटरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अब अगर इस आइसोलेटेड कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं, क्यू चार्ज इसको हम दे रहे हैं, क्यू चार्ज इसको हम लोग दे रहे हैं और चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं। चार्ज दे रहे हैं मतलब चार्ज जो है पहले 0 रहा होगा, फिर 1, 2, मतलब इसको हम बढ़ा के चार्ज इंक्रीज करते जा रहे हैं। जो ये चार्ज इसको दे रहे हैं, क्या होगा इसके साथ, ये कंडक्टर से क्या होगा इससे? जब हम लोग इसको चार्ज देंगे तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा। फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग फॉर्मूले में देख लीजिए कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q पे, यानी कि चार्ज को बढ़ाया जाएगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जब हम लोग Q को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, Q को देंगे तो होगा क्या? Q को जैसे हम लोग चार्ज इसको दे रहे हैं तो ये चार्ज को करेगा क्या? ये चार्ज को अपने सरफेस पे क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये अपने सरफेस पे चार्ज को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये मैंने स्फेरिकल कंडक्टर बनाया हुआ है, तो क्या होता है जब भी हम लोग चार्ज देते हैं अंदर तो स्टोर करता नहीं है, वो अपने सरफेस पे क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूं, वैसे आगे की चीज है, जितना बड़ा उसका सरफेस होगा, जितना बड़ा उसका सरफेस होगा उतना ज्यादा वो चार्ज को स्टोर करता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम लोग चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा वो चार्ज को स्टोर करता जाएगा। कहाँ स्टोर करेगा? अपने सरफेस पे स्टोर करता जाएगा और उतना ही उसका पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा। ध्यान देना है, चार्ज बढ़ा रहे हैं
स्टोरेज भी बढ़ रही है। क्यों स्टोरेज बढ़ी है? क्योंकि साइज इसका बड़ा ले रहे हैं हम लोग। जितना साइज हम लोग बड़ा लेते जाएंगे स्टोरेज भी उतना ज्यादा करेगा और पोटेंशियल भी उतना बढ़ेगा उसका। ठीक है, अब यहीं से एक फैक्ट, एक टॉपिक, एक टर्म आ रहा है जिसका नाम है स्टोरेज। में बोल रहा हूं कैपेसिटी। स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है किसी भी कंडक्टर की, स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है, चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल का मतलब है चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल हो गया, और कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी। अगर हम लोग मान लें, बात करते हैं कि दो तरह का हमारे पास बर्तन है या दो तरह का बॉटल है, एक बॉटल 1 लीटर का है, एक बॉटल 2 लीटर का है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 लीटर वाला जो बॉटल है उसके पास 1 लीटर पानी रखने या पानी को क्या करने रखने की क्षमता है, कैपेसिटी है, और बड़े वाले बोतल के पास क्या है 2 लीटर पानी रखने की क्षमता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो बड़ा था, वो छोटा है, तो कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है। सेम चीज है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात हो रही है। तो एक कंडक्टर की बात हो रही है कि कंडक्टर की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी है उसकी? चार्ज करने, स्टोर करने की क्षमता को जो हम लोग क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो जैसे लिखते हैं हम लोग इसकी डिफिनेशन को, द एबिलिटी और या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर, क्या स्टोर करने के लिए? टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ओके, समझ आ रहा है ना? ये स्टोरेज करने की जो उसकी टेंडेंसी है, जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। किसकी? किसी कंडक्टर की। ओके, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। डिफिनेशन हुआ कि हाँ चलो ठीक है, ये क्या कर रहा है? चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम इसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दे रहे हैं। क्यू चार्ज देने से इसका वी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यू को बढ़ा रहे हैं, वी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चार्ज को इंक्रीज करने से पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जहां भी कहीं प्रोपोर्शनल साइज, आप लोग 9 से फिजिक्स जनरली हमको लगता है 9 से आप लोग इसको देख रहे होंगे कि कभी भी कहीं प्रोपोर्शनल साइन आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आ जाता है, कोई ना कोई एक नया टर्म जरूर आ जाता है। चाहे आप लोग, हमको लग रहा है स्टार्टिंग में आप लोग देखे होंगे कि फोर्स में हम लोग पढ़े थे, न्यूटन लॉ में आ गया था, या आप लोग देखे होंगे कि ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देख लो, वहां भी जी आ गया था। तो हर जगह रेजिस्टेंस आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, कहीं भी आप लोग देखो कि प्रोपोर्शनल साइन के हटते ही कोई ना कोई एक नया टर्म आ जाता है। क्यू को बढ़ाने से भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही यहाँ पे आ जाता है सी, और इसी सी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसी को? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यहां से हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। लिख सकते हैं ना? और इसी C को हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटेंस सब एक ही चीज है। कैपेसिटी का क्या मतलब है? क्या एक डिफिनेशन और दे सकते हैं? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग का जो फॉर्मूला आया था अभी, वो फॉर्मूला क्या था हम लोग का? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? ये हमारा फॉर्मूला हो गया है कैपेसिटेंस का। ये कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है? Q अपॉन वी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट की, इसके SI यूनिट की बात करते हैं। अब भाई एक नया टर्म आ गया है फिजिक्स में, तो अब इसकी SI यूनिट भी तो कुछ होनी चाहिए। SI यूनिट जो इसकी होती है वो होती है फैराड। इसकी SI यूनिट क्या होती है? फैराड। SI यूनिट क्या होती है? फैराड। ठीक है, SI यूनिट इसकी क्या है? फैराड है। और जनरली फैराड एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस का क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है।
तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसके छोटे यूनिट्स की बात करेंगे। फैराड को हम लोग एफ से दिखाएंगे, जब डिनोट करेंगे तो किससे दिखाएंगे, एफ से। तो जनरली छोटे यूनिट यूज करते हैं, जैसे 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड क्या कह सकते हैं इसको, 1 ऐसे माइक्रो फैराड यानी कि 10 टू द पावर -9 फैराड। ठीक है, उसी तरह से नैनो फैराड, नैनो फैराड का क्या मतलब है, नैनो फैराड यानी 10 टू द पावर -9। ये जनरली हम लोग अपने, सॉरी यहाँ पे देखिए 6 कर लेंगे इसे, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये 10 टू द पावर -6 होगा माइक्रो के लिए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन आता है तो माइक्रो फैराड में ही पूछता है ज्यादातर, ठीक है। जैसे करंट भी, जैसे करंट 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट बड़ा होता है, लेकिन हम लोग मिली एम्पियर यूज करते हैं। तो उसी तरह से कैपेसिटेंस एक फैराड जो उसकी यूनिट थी बड़ी होती है, तो छोटे यूनिट्स के लिए यूज करना है तो माइक्रो फैराड और नैनो फैराड जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले पे एक बार फिर से आते हैं। इस फॉर्मूले में क्या करते हैं हम लोग कि V की जगह पर 1 वोल्ट रख लेते हैं, V की जगह पे क्या रख लेते हैं, 1 वोल्ट। और हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, C = Q। V की जगह पे जब हम लोग 1 वोल्ट रखते हैं तो C की जगह पे क्या मिल जाता है, Q। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैराड if it stores 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge to raise 1 volt potential, to raise 1 volt potential। क्या काम होता है ऐसे यूनिट्स का, क्या काम होता है। अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, डिफाइन 1 फैराड, डिफाइन 1 फैराड, जैसे डिफाइन 1 वॉट आता था, तो वैसे ये डिफाइन 1 फैराड। तो क्या करेंगे आप लोग सिंपली बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैराड, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैराड इफ इट स्टोर्स 1 कूलम ऑफ चार्ज टू रेज 1 वोल्ट पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे इसके डायमेंशनल फार्मूला की। डायमेंशनल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है बताना। जैसे इसकी यूनिट है फैराड, ठीक है, तो फैराड है और यहाँ से जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को उठाते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C = Q/V। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या हम लोग को करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला करना है। तो अगर हमको V का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, और अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं V = W/Q। यहाँ से हो जाएगा Q² W, और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT, एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा ml² T-2। वर्क का क्या होता है, ml² T-2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो C का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, ये हो जाएगा M इनवर्स, ये M ऊपर आ जाएगा, L भी ऊपर जाएगा तो ये L पे -2 हो जाएगा। यहां से मिलेगा T² और नीचे है T पे पावर -2, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा T पे पावर 4। और यहां से क्या हो जाएगा, एक चीज और है यहाँ पे, यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A²। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी चीजें हम लोग को मिल गई, M इनवर्स, L-2, T पे पावर 4 और A²। ये किसका हो जाएगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, फैराड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर बोल दिया कि फैराड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आप लोग ऐसे निकाल के लिख सकते हो। याद करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट याद भी कर लेते, तो अभी अब क्या है लास्ट में इसके टॉपिक से रिलेटेड क्या है, इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि क्या ग्राफ होता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में जो 70 मार्क्स के आप लोग के पेपर होते हैं, तो 7 से लेके 9 मार्क्स के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक टॉपिक का ग्राफ देखना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ग्राफ बनाएंगे, कैसा ग्राफ बनाएंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिटवीन या वर्सेस V एंड Q, किसके बीच का ग्राफ बनाएंगे, V और Q का, पोटेंशियल और चार्ज का, ठीक है। तो जब हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा ग्राफ हम लोगों को,
ये हमारा पोटेंशियल हो गया इस पे, और ये हमारा चार्ज हो गया। जब हम लोग इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, जैसे आप लोग देख रहे हो कि फॉर्मूले में क्या था, Q जो था हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V के। कभी भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहां पे क्या होता है, कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कभी भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, लीनियर ग्राफ, सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगा, ये शो करेगा कैपेसिटेंस को, ये क्या शो करेगा, कैपेसिटेंस को। ठीक है, और कहीं भी अगर इसका स्लॉप, अगर हम लोग कहीं भी इसका स्लॉप निकालना होगा तो वो स्लॉप उस जगह का, उस पॉइंट का क्या बताएगा, उस पॉइंट का बताएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जैसे हमको पता लगाना है कि यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, हम लोग तुरंत यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके और V और Q का रेशियो निकाल के हम लोग क्या करेंगे, उस कैपेसिटेंस को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ की बात हो गई इसके, और यहाँ पे इसके मतलब इसके एक तरह से डिस्क्रिप्शन लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। और हम लोग को याद ये रखना है कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर अभी फर्क है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की होगी वो क्या होगी, हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे कि स्फेरिकल कंडक्टर का, उसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे हमने तो ये फॉर्मूला रिलेट करके निकाला है किसका, Q और V का। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आप लोग बताने जा रहा हूं, आपसे कोई पूछेगा कि क्या क्या कैपेसिटेंस जो होता है चार्ज पे डिपेंड करता है या पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, क्या ये सही है कि वो चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग तुरंत इस फॉर्मूले को देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये इस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग तुरंत फॉर्मूले को देखोगे। पहला काम तो यही होता है कि आप फॉर्मूले में देखोगे, कहोगे कि हाँ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तुरंत ऐसा बता के आप लोग बोलोगे कि हाँ चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नहीं डिपेंड करता है, नहीं ये Q पे डिपेंड करता है, ना ही ये V पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर जो हम लोग ले रहे हैं वो कंडक्टर की साइज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, फॉर्मूले में दिख ही नहीं रहा है हमको कि वो डिपेंडेंस कैसे है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि वो कंडक्टर की साइज पे डिपेंड करता है, जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है। ठीक है, आगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जब हम लोग आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे तो फॉर्मूला उसका डिराइव करेंगे, वहां पे आएगा ये चीज। लेकिन इस फॉर्मूले से देख के आप लोग यही याद करोगे तो कहोगे हाँ चार्ज पर डिपेंड करता होगा, लेकिन ये ना चार्ज पर डिपेंड करता है, ना ये पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ये साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं आप लोग को पैसा दे रहा हूं तो आप लोग क्या करोगे, पैसे को रखते जाओगे। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि क्या जो आपकी कैपेसिटी है रखने की वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, मेरे देने पर डिपेंड करती है या आपके रखने पर डिपेंड करती है। जो आपके रखने के लिए जो आपका पर्स होगा या जो बटुआ होगा उसके साइज पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा आपका वो है साइज। ठीक है, मैं कितना भी देता जाऊंगा आप उसको रखते जाओगे। अगर आपका साइज बड़ा है वो लेने का तो आप क्या करोगे, उसे रखते जाओगे। सेम चीज है यहाँ पे कि कंडक्टर की साइज क्या है, तो कैपेसिटेंस उस चीज पर डिपेंड करता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक तो है नहीं, लेकिन आगे के जो टॉपिक होंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, पोटेंशियल ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर।